Yesterday we started with revolts before 1857. इसमें हमने दो रिवॉल्ट्स देखे थे। पहले हमने देखा था सन्यासी रिवॉल्ट, है ना। सन्यासी रिवॉल्ट करीब चला था 1763 से लेकर 1800 तक चला था। ये जो सन्यासी रिवॉल्ट है, ये कौन से सेक्ट को बिलोंग करते थे? दे बिलोंग टू विच सेक्ट? नहीं, नागा तो उनका वो था, दैट इज नागा सेक्ट का नाम नहीं है, नागा ट्राइब का नाम है, दशनामी सेक्ट। दे बिलोंग टू दशनामी सेक्ट which was a part of Naga tribe. ठीक है, ये जो रिवॉल्ट हो रहा था इसमें मुस्लिम्स भी थे। इवन द मुस्लिम हैड जॉइंड इन। यस, सो मुस्लिम लीडर्स के नाम? मुस्लिम लीडर्स के नाम? मंजू शाह, और चेराग अली। ये दोनों मुस्लिम लीडर्स थे। और हिंदूज में दो औरतों के नाम थे, है ना। एक भवानी पाठक and the other is देवी चौधरानी। राइट, सो ये हमने कल देखा था सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में। दशनामी सेक्ट के लोग थे, नागा ट्राइब थे। मंजू शाह और ये चेराग अली जो है इसमें मुस्लिम लीडर्स थे। भवानी पाठक और देवी चौधरानी ये फीमेल लीडर्स थी। इसके ऊपर दो नॉवल लिखी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। उसके नाम, एक आनंद मठ और एक देवी चौधरानी। ठीक है, तो इसमें जो ये आनंद मठ है, ये आनंद मठ के अंदर कौन सा ऐसा गाना है जो हमारा नेशनल सॉन्ग बना है? वंदे मातरम। यस, ठीक है, तो ये सब हो गया हमारे सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में। सन्यासी रिवॉल्ट के टाइम पे हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग। तो इन्होंने इसको क्रश करवा दिया था, जिसमें 180 सन्यासीज मारे गए थे, 150 सन्यासीज। ना 150 सन्यासीज जो इसमें मारे गए थे। तो ये हमने कल देखा था। दूसरा था पॉलिंगर रिवॉल्ट।
कलिंगा रिवॉल्ट क्यों हुआ था? कहाँ के लोग हैं ये लोग? कहाँ के लोग हैं? साउथ इंडिया के हैं। ओके, साउथ में ऐसा क्या हुआ था कि कलिंगा रिवॉल्ट हुआ? राउतवाड़ी सिस्टम आया एंड दे वर रिमूव फ्रॉम देयर ड्यूटीज, है ना। इनको जो है इनके ये बेसिकली क्या है कि जमींदार जैसे है, ठीक है ना। पॉलिंगर्स जो थे ये लोग साउथ इंडिया में जमींदार जैसे थे, तो इनको हटाकर जो है राउतवाड़ी सिस्टम ला दिया था। तो ये बेसिकली इनका जॉब जो है वो चला गया था, इनकी जो रोजी रोटी थी वो चला गया था। सो दिस रिवॉल्ट टुक प्लेस बिटवीन 1795 टू 1805, है ना। अब इसमें दो बैटल होते हैं, फर्स्ट पॉलिंगर वॉर और सेकंड पॉलिंगर वॉर। फर्स्ट पॉलिंगर वॉर में इनके लीडर का नाम क्या था? फर्स्ट पॉलिंगर, यस, कट्टेबोमा नायकन। ठीक है। और सेकंड पॉलिंगर वॉर में तो बहुत सारे लोग थे, तो उनका सबका नाम जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही एक इम्पोर्टेंट है, he had given a stiff resistance to the British forces। ठीक है, एट द एंड ही वाज कॉट, 7 साल तक घुमाया इधर उधर, और फाइनली जो इसको पकड़ के फांसी दे दी थी। सर जो है उन्होंने चौराहे पे 3 हफ्ते तक लटका के रखा था। सो फार सो गुड, एनी डाउट सो फार? ओके, तो हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसको जानते हैं? व्हाट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? सिपाही म्यूटिनी 1857 को, है ना। लेकिन क्या है कि ये जो 87 का रिवॉल्ट हुआ था, इससे पहले ही एक्चुअल में एक मेजर रिवॉल्ट हुआ था जिसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। ठीक है, एंड दैट इज द पाइका रेबिलियन। ठीक है, ये जो पाइका रेबिलियन हुआ था ये हुआ था उड़ीसा में। दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो हम लोग फिर 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज वी सावरकर, ठीक है, वीर सावरकर जी ने जो है उन्होंने किताब लिखी थी 1857 के वॉर के ऊपर, एंड उस किताब का उन्होंने टाइटल दिया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दैट इज व्हाई मेनी पीपल कंसिडर दैट टू बी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट एक्चुअली इट इज नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो था ये अपना पाइका रिबेलियन। ओ, यहाँ से आज हमें पढ़ना था। ठीक है, सो पाइका रेबेलियन जो है 1817 में हुआ था। दिस इज रिगार्डेड एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है कि हुआ क्या था कि 1803 में 1803 में एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। ठीक है, ये वाला एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुआ था? बिकॉज जो बाजीराव टू थे, हमारे जो बाजीराव टू है पेशवा, इन्होंने जाकर सब्सिडरी अलायंस साइन कर दी थी। सब्सिडरी अलायंस साइन करने के बाद इन्होंने अंग्रेजों को अपने तरफ लिया, बिकॉज ही वांटेड टू बिकम द पेशवा। एंड उन्होंने जो है नाना साहब के फोर्सेस के खिलाफ वॉर किया। सो बाजीराव टू एंड एंग्लो, एंग्लो मतलब ब्रिटिश, वेर इन वन साइड, एंड मराठास के नाम पे जो नाना साहब थे वो ही वाज ऑन द अदर साइड। ठीक है, so due to the subsidiary alliance, even the Britishers got into the politics of Maratha and they were finally defeated। मराठास को इसमें हरा दिया था। अब मराठास के अंडर में बहुत सारे रीजन्स आते थे। सो द रीजन ऑफ ओडिशा वाज आल्सो अंडर द सुजनिटी ऑफ मराठा। ठीक है, लेकिन क्या है कि जैसे कोई वॉर हारता है तो वॉर हारने के बाद कोई ना कोई ट्रीटी साइन होती है। तो उस ट्रीटी के तहत बहुत सारे एरियाज जो है मराठास को देने पड़े थे ब्रिटिश को। तो उनमें से एक जगह थी ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा जो है, ओडिशा वाज रूल्ड बाय गजपति किंग। ठीक है, गजपति किंग जो है इस एरिया को रूल करते थे। ठीक है, अब देखो मराठास की एक बात अच्छी थी, उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया था, बट कहीं पे भी जाकर वो लोग रूल नहीं करते थे।
ठीक है ना। एरिया कैप्चर कैसे किया फिर, मतलब इफ दे आर नॉट रूलिंग देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्चरिंग द लैंड। तो मराठास के लिए कैप्चरिंग ऑफ लैंड का मतलब होता है कि उस एरिया का टैक्स जो है वो मराठास को मिलेगा। अब वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे जो रूल करने की बात है, वो उसमें कोई इंटरेस्ट था नहीं इनको, मराठाओं को। इसीलिए क्या है कि दिल्ली भी एक तरीके से एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मराठाओं के अंडर में था। बुंदेलखंड, उसके बाद दिल्ली, फिर हरियाणा, ये सारा एरिया जो है मराठास के अंडर में हुआ करता था। ठीक है, तो दिल्ली में या आगरा में अगर हम लोग रूल देखें, सो रूल जो है वो तो मुगल्स करते थे। ठीक है, लेकिन मुगल्स को भी मराठाओं ने हरा दिया था, और मुगल भी जो है मराठाओं को टैक्स पे करते थे, उस एरिया का टैक्स। सो लोकल किंग बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था मराठाओं को। पेशवा इनफैक्ट हमेशा कहते थे हम लोग प्रधानमंत्री है, हम जो है राजा नहीं है, हम राजा के प्रधानमंत्री है। तो जो भी एरिया उन्होंने जीत लिया था, उस एरिया में जो लोकल रूलर था वही रूल करता था, जैसे यहाँ पे उड़ीसा में गजपति किंग। बट वहाँ का जो टैक्स है वो मराठाओं को मिलता था। ठीक है, लेकिन क्या है कि 1803 में जब एंग्लो मराठा वॉर हुआ, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है ये, ठीक है ना, तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में मराठा हार गए, और ट्रीटी साइन के हिसाब से उड़ीसा का जो एरिया था वो उनको देना पड़ा। तो बेसिकली अब गजपति किंग जो है ये आ गए अंडर में ब्रिटिश के। ठीक है ना। नाउ बिफोर दिस टाइम, बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर, व्हाट यूज्ड टू हैपन। तो उड़ीसा में जो गजपति किंग थे, इन किंग के पास जो आर्मी थी, ठीक है, इनकी जो आर्मी थी, इस आर्मी को कहते थे पैक्स। ठीक है, पैक्स का मतलब होता है फुट सोल्जर्स। ठीक है, तो ये जो पैक्स थे, ये पैक्स गजपति किंग के लिए काम किया करते थे, और बदले में जो है गजपति किंग ने इनको रहने के लिए घर दिया हुआ था, एक तरीके से क्वार्टर बोल सकते हो। जैसे हमारे इंडियन आर्मी में भी जो लोग सर्व कर रहे हैं, दे आर गेटिंग क्वार्टर्स। सिमिलरली गजपति किंग यूज्ड टू गिव देम क्वार्टर्स, जो कि इनके लिए हेरिडिटरी हो जाता था। तो मोस्ट ऑफ द पैक्स वर आल्सो हेरिडिटरी क्लैन वाले। ठीक है, तो अभी के जो प्रेजेंट पैक्स होंगे, उनके उनके पूर्वजों ने भी जो है गजपति किंग को सर्व किया होगा। तो इस तरीके से इनको एंसेस्ट्रल लैंड मिला हुआ था। ठीक है ना। सो जैसे ही ब्रिटिश ने टेक ओवर किया उड़ीसा को, उन्होंने इन सब के घर वर छीन लिए, इन सब के क्वार्टर्स, इन सब के एंसेस्ट्रल लैंड सब कुछ छीन लिए। उसी तरह से जो वहाँ के जमींदार थे, जो गजपति किंग के अंडर में जो जमींदार थे, जो वहाँ के पीसेंट्स थे, उन सब के भी जमीन जो है ब्रिटिश ने हड़प लिए। तो इसीलिए अब, इसलिए तीन टाइप के लोग जो है यहाँ पे नाराज थे। एक तो पैक्स, क्योंकि इनका जो है घर वगैरह, क्वार्टर वगैरह छीन लिया गया है। जो वहाँ के लोकल जमींदार थे, ठीक है, क्योंकि इनसे भी जमीन छीन ली है। और वहाँ के जो पीसेंट्स थे, ठीक है ना, तो ये सारे लोग जो थे, ये सारे के सारे लोग वहां पे नाखुश थे। अब पैक्स में जो पैक्स का लीडर था, ठीक है, उसका नाम है जगत बंधु विद्याधर। ठीक है, जगत बंधु विद्याधर जो था, ये पैक्स का लीडर हुआ करता था। इसको गुस्सा तब आया जब इसका जो जमीन है वो छीन लिया गया। इसकी जब पर्सनल जमीन छीन ली गई, एंसेस्ट्रल लैंड, उस टाइम पे इसने जो है सारे के सारे पैक्स को इकट्ठा किया, जमींदारों को इकट्ठा किया, पीसेंट्स को इकट्ठा किया, और इसने जो है ये ब्रिटिश के ऊपर वॉर स्टार्ट कर दी। तो ये सब कहाँ हुआ, ये सब हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट है खुर्दा नाम का। ठीक है, तो आपने पूरी सुना, हैव यू हर्ड अबाउट पूरी इन उड़ीसा? जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी से थोड़ा सा ही अराउंड 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। 50 किलोमीटर्स में वहां पे खुर्दा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ये खुर्दा का जो राजा था, ये खुर्दा के अंडर में ही जगत बंधु विद्याधर काम करते थे। सो बेसिकली देयर इज अ वॉर ऑफ खुर्दा। ठीक है, खुर्दा की कहानी है ये। ठीक है ना। सो ये जो है यहाँ पे पूरी बैकग्राउंड दी हुई है, देख लो। 1803 Odisha was under Maratha rule, even though Marathas allowed the regional king, Gajpati king of Khurda, to rule the kingdom. Gajpati king maintained a traditional landed militia called as Paiks. They are also called as foot soldiers. In 1803, when the Marathas were defeated in the Second Anglo-Maratha War, Odisha was handed over to the British. Under the Gajpati rule, the Paiks enjoyed rent-free land tenures for their military services and policing functions on a hereditary basis. ठीक है, सो अब क्या हुआ कि द ब्रिटिश टुक ऑल द प्रिविलेजेस अवे फ्रॉम द पैक्स। उनके घर छीन लिए, उनके उनका जो सब सम्मान था वो सब छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। ठीक है ना। एंड जो एक्सटॉर्शन वो लोग करते थे, उससे उन लोगों ने वहां पे जो जमींदार थे, पीसेंट्स थे, उनके भी उन्होंने जमीन छीन लिए।
So common masses were affected by the rise in price of salt ड्यू टू द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इट। वहां का जो कॉमन मास था उन लोगों को भी दिक्कत हुई, क्योंकि वहां पे जो सॉल्ट का जो दाम था वो बहुत बढ़ा दिया था उन्होंने, उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया था। ठीक है ना। उसके बाद वहां के जो कोड़ी बोलते हैं ना, ठीक है, 10 कोड़ी देना, 20 कोड़ी देना, तो ये कोड़ी क्या है, ठीक है, देवर द लोकल करेंसी, उसको भी उन्होंने हटा दिया। एंड नाउ दे मेड टू पे द टैक्सेस इन सिल्वर, सिल्वर कॉइन्स में आपको टैक्सेस भेजने। ठीक है ना। सो इस तरीके से कॉमन मास भी वहां पे दुखी थी। तो 3 लोग तो ऑलरेडी दुखी है, पैक्स, ठीक है, वहां के जो जमींदार है, और वहां के जो ये पीसेंट्स है। उसके साथ ही कॉमन लोग भी 2 कारण से दुखी थे। एक तो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया था, दूसरा वहां पे कोड़ी करेंसी नहीं चलेगा, अब वहां पे जो है वहां पे टैक्स भरना पड़ेगा सिल्वर में। तो बख्शी जगत बंधु विद्याधर, बख्शी मतलब इट इज अ टाइटल, मिलिट्री टाइटल, इसका मतलब हेड। ठीक है, बख्शी जगत बंधु विद्याधर हैड बीन द चीफ ऑफ द फोर्सेस ऑफ राजा ऑफ खुर्दा। तो इन 1814 जगत बंधु एंसेस्ट्रल लैंड, ठीक है, उसका जो किला था वो जो है ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया। इससे जो है वो उसके अंदर स्पार्क इग्नाइट हुई, और उसने सभी का सपोर्ट ले लिया। ठीक है, जो पैक्स थे उन सब का सपोर्ट ले लिया, जो जमींदार थे, जो पीसेंट्स थे, सब लोग इकट्ठा हो गए। वहां का जो रीजनल राजा था मुकुंद देव, ठीक है, तो मुकुंद देव ने भी इनको सपोर्ट किया, और इन लोगों ने जो है ब्रिटिश के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, तो इनके अटैक की वजह से ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बैकआउट करना पड़ा था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ड्यू टू इंडियन फोर्सेस द ब्रिटिश हैड टू बैकआउट फ्रॉम एनी एरिया। ठीक है ना। सो यहाँ से उनको रिट्रीट करना पड़ा, तो रिट्रीट करना पड़ा, तो जो पैक है वो बहुत ज्यादा खुश हो गए कि हमने जो है उनको भगा दिया। ठीक है ना। सो इसको जो है इसको बोलते हैं पैग विरोध। ठीक है, विरोध बोलते हैं ना जो नॉर्मली, तो ये बंगाली प्रोनाउंसिएशन, उड़िया प्रोनाउंसिएशन, ये सब में वी को बी कर देते हैं। ठीक है, बंगाली में भी ऐसा होता है और इसमें भी, ये उड़िया में भी ऐसा होता है। तो पै का विरोध जो है ये इनिशियली बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ। जब ये सक्सेस हुआ तो ये लोग जो है ऐशो की जिंदगी जीने लग गए। ठीक है ना। तो क्या है कि ये इन्होंने गलत किया, दे थॉट कि अंग्रेज तो चले गए, कभी नहीं आएंगे, ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, तो जगत बंधु ने जो है वहां पे आउटलॉ कर दिया। ठीक है, रिबेल्स को जो है राजा ऑफ नायागढ़ ने शेल्टर दिया, और इन लोग एकदम मतलब आयाशो वाली जिंदगी जी रहे थे। बट क्या हुआ कि ब्रिटिश ने अपने फोर्सेस को फिर से रीबिल्ड किया। रीबिल्ड करके उन्होंने जो है इस एरिया को फिर से दोबारा डबल स्ट्रेंथ से अटैक कर दिया। किसने? ब्रिटिश ने। इस टाइम पे जो है, इस टाइम पे ये लोग तैयार नहीं थे। ठीक है, तो कुछ रेजिस्टेंस तो इन्होंने ऑफर किया, बट ज्यादा जो है ब्रिटिश को वो लोग रोक नहीं पाए। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ हुआ उनको भागना पड़ा। अलग अलग लोगों के जाके घर में छुप जाते थे, जगन्नाथ पुरी टेम्पल में छुप जाते थे। तो ब्रिटिश ने जो है इनके ऊपर इनाम रखा, सर पे बोलते हैं ना इनाम रखना। ठीक है, इसको पकड़ दिया तो आपको 1 करोड़ मिलेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये जो पैक्स थे ये लोग छुपे छुपे वार करते रहते थे गोरिल्ला टैक्टिक से। ठीक है ना। तो लेकिन क्या है कि ये मैक्सिमम लोगों को ब्रिटिश ने धीरे 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 करके पकड़ लिया। सिर्फ ये जो जगत बंधु है ये हाथ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसके सर पे जो है फिर से और ज्यादा इनाम रख दिया, बट कोई भी इसके बारे में कोई बताता नहीं। ठीक है, तो जो जितने भी लोग थे खुर्दा के वो लोग सब इकट्ठा हो गए, दे ऑल गॉट यूनाइटेड, एंड उन लोगों ने जो है जगत बंधु को बचाए रखा। ठीक है ना। सो पैक्स जो है उनको बाकी सारे पैक्स क्योंकि धीरे धीरे एक एक करके पकड़े जाने लगे, फाइनली क्या है कि जगत बंधु के फैमिली को इन्होंने ट्रेस कर दिया। ठीक है, और इस टाइम पे आप सोच ही सकते हो कि ब्रिटिश को इतना चकमा देकर भाग रहा है, तो एकदम फ्रस्ट्रेशन में है वो लोग। तो जगन्नाथ पुरी के टेम्पल में उसको प्रीस्ट ने छुपा कर रखा था, तो उनको पकड़ा और उनको हैंग कर दिया। ठीक है, जिनके घर में ये जो है जगत बंधु रहा है, कोई पकड़ा गया तो उनको हैंग कर दिया। इस तरीके से जो है, इस तरीके से यहाँ से जगत बंधु के ऊपर ये लोग जो है बहुत ज्यादा कस रहे थे। ठीक है, दे वर ट्राइंग टू कैच हिम एनी हाउ। ठीक है, तो फाइनली जगत बंधु के फैमिली को जब पकड़ा, तो इसको जब खबर मिली कि फैमिली पकड़ा गया है, तो इसको फाइनली सरेंडर करना पड़ा 1825 में। ठीक है, तो करीब 8 साल तक यहाँ वहां भागता रहा। फिर उसने बोला कि मेरे फैमिली को कोई कुछ नहीं करेगा, मेरे को मैं सरेंडर करने बाद कोई मारेगा नहीं, कोई फांसी वासी नहीं देगी। तो ऐसे करके नेगोशिएटेड टर्म्स में जो इनको पकड़ा। ठीक है, और जगत बंधु ने फिर सरेंडर कर दिया, एंड उसके बाद वो कैप्टिविटी में 4 साल रहे, और 4 साल बाद अपने आप ही मर गए। ठीक है ना। सो ही वॉज नॉट किल्ड, ही वॉज नॉट हैंग्ड। ठीक है, सो इस तरीके से जो है पैका रिबेलियन हुआ था। सो पैका रिबेलियन वाज फर्स्ट सक्सेस वी कैन से, बिकॉज द ब्रिटिशर्स हैड टू रिट्रीट फ्रॉम द खुर्दा एरिया। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बिकॉज यहाँ पे सारे वर्ग के लोग इकट्ठा हो गए, राजा इकट्ठा हो गया, जो कॉमन लोग थे वो लोग इकट्ठा हो गए, पैक्स इकट्ठा हो गए, जमींदार इकट्ठा हो गए, पीसेंट्स आ गए साथ में। तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो पैका रिबेलियन कहाँ हुआ था? उड़ीसा में।
ठीक है ना। कौन से ईयर में हुआ था? 1817 में मेनली हुआ था। कोई डाउट यहाँ तक? सो खुर्दा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में दिसंबर 2019 में जो है ये पैका रिबेलियन का एक मूवमेंट, ये मेमोरियल बनाया गया, मोमेंटो बनाया गया वहाँ पे। ठीक है। इसके बाद है अहोम रिवॉल्ट। तो अहोम रिवॉल्ट जो है, ये अहोम मतलब बेसिकली आसाम जो नाम है ना, वो अहोम से आया है। सो ब्रिटिश हैड प्लेस टू विड्रॉ फ्रॉम आसाम आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर। तो बर्मा मतलब आज का करंट है म्यांमार। तो म्यांमार में अटैक करने के लिए उन लोगों ने अहोम के राजा से परमिशन मांगी थी कि हम लोग यहाँ पे अपना बेस बनाना चाहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉमिस, दे हैड प्रॉमिस्ड कि फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर के बाद वो वहां से हट जाएंगे। लेकिन क्या है कि आसाम में वो लोग जब थे तो वहां पे टी गार्डन्स और वो सब उन्होंने बनाया था, तो अब वो उनको वहां पे मजा आ रहा था। ठीक है ना, क्योंकि आसाम जो है कंपैरेटिवली थोड़ा सा ठंडा एरिया है। बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे हिली एरियाज है और वो सब की वजह से ये लोग जो है, ब्रिटिश जो है, वहां से हटना नहीं चाह रहे थे। ठीक है ना। सो आफ्टर द फर्स्ट बर्मा वॉर, इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग, द ब्रिटिश अटेम्प्टेड टू इनकॉर्पोरेट द होम्स टेरिटरी इन द कंपनीज डोमिनियन। तो वहां से हटना तो दूर की बात है, उस एरिया को उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके वजह से वहां पे रिबेलियन हो गया। तो 1828 में अंडर द लीडरशिप ऑफ गोमधर कुंवर, ठीक है, कुंवर सुना होगा आपने, दिल्ली के साइड में, नॉर्थ साइड में कुंवर बोलते हैं, तो उसी को जो है वहां पे कुनवर। ठीक है, कुनवर मतलब बेसिकली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ बंगाल, असम, उड़ीसा, इन सब का सिमिलर टाइप का प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो वहां पे कुनवर बोलते हैं। ठीक है, कुंवर को कुनवर बोलते हैं। सो गोमधर कुंवर एंड आसाम प्रिंस अलोंग विथ हिज कंपेनियंस सच एज धनंजय बोंगडियान, जयराम खारगावरिया, ठीक है, खारगारिया फुंकन, ये सारे जो लोग हैं, इन सारे ने मिलके जो है ब्रिटिश के ऊपर अटैक कर दिया। ये अहोम के प्रिंस थे। ठीक है, दे वर द प्रिंस। ठीक है। सो असेंबलिंग नियर जोहराट, जोहराट नाम की एक जगह है, वहां पे जो रिबेल्स है, ठीक है, अंडर गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर को सबसे पहले इन्होंने अपना राजा घोषित कर दिया, और फिर उन्होंने कंपनी के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है ना, तो ब्रिटिश के ऊपर इन्होंने अटैक किया। ठीक है। सो फाइनली द कंपनी डिसाइडेड टू फॉलो अ conciliatory policy and handed the upper Assam to the Maharaja Purandar Singh Narendra, and a part of the kingdom was restored to Assam as king। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे एक पपेट नवाब सिलेक्ट किया। तो ये जो वॉर हो रहा है, ये जो अहोम किंग ने वहां पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, इस वॉर का थोड़ा सा उन लोगों ने क्या है कि थोड़ा सा ट्रीटी साइन किया। उस ट्रीटी में इन लोगों ने जो है बोला कि ना तो तुम्हारा ना तो हमारा, ऊपर का जो पार्ट होगा आसाम का, क्योंकि ऊपर के पार्ट में हिल्स है, और उस हिल में जो है चाय वगैरह वो लोग बना सकते हैं। ठीक है, दे कैन हैव देयर प्लांटेशंस देयर। तो वहां पे उन्होंने महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र, ये जो है इसको एक पपेट नवाब की तरह बिठा दिया, और जो लोअर पार्ट था वो किंगडम जो है वो ये गोमधर को दे दिया, गोमधर कुनवर को दे दिया। इस तरीके से आसाम के दो पार्ट्स हो गए। अपर पार्ट वाज रिटेन्ड बाय द ब्रिटिश, बट वहां का भी जो राजा था, महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र का बनाया, हु वाज अ पपेट नवाब काइंड ऑफ। और जो नीचे वाला पार्ट था, द लोअर पोर्शन ऑफ असम वाज रिस्टोर्ड टू द असमीज किंग। ठीक है। नाउ सूरत सॉल्ट एजिटेशन। तो सूरत सॉल्ट एजिटेशन, एज आई टोल्ड यू कि सॉल्ट के ऊपर इन्होंने टैक्सेस लगा दिए थे। ठीक है ना, कौन से टैक्स, कौन से सॉल्ट के ऊपर? जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि दे वर गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम देयर ओन कंट्री। ठीक है। तो जो लिवरपूल जो जगह है, ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लिवरपूल फुटबॉल टीम। ठीक है, तो मैनचेस्टर, लिवरपूल, ये सब फुटबॉल टीम में है ना वहाँ पे। सो लिवरपूल जो जगह थी, लिवरपूल में जो सॉल्ट था, वो सॉल्ट वर्ल्ड फेमस था। ये लोग हर जगह पे वो सॉल्ट को भेजते थे। वो जो सॉल्ट इंडिया में आता था, उसके ऊपर ना तो कोई कस्टम ड्यूटी था, ना तो कोई टैक्स था, वो एकदम टैक्स फ्री था। तो इंडिया में वो बहुत सस्ता मिलता था। वेराज जो इंडिया में बनने वाला जो खुद का अपना देश का नमक था, ठीक है, टाटा नमक नहीं, अपना खुद का जो लोग लोकली प्रोड्यूस करते थे, वो सारे सॉल्ट के ऊपर जो है इन लोगों ने टैक्स ड्यूटी बढ़ा दी थी। ठीक है ना, 50 पैसे से लेकर 1 रुपए कर दिया था टैक्स को। तो मतलब 50% राइज हो गया टैक्स। और उस जमाने का 1800 की बात है, 1840 में 1 रुपए बहुत होता था। ठीक है ना, उस टाइम पे तो 5 पैसे 10 पैसे में चीजें आती थी। ठीक है, तो वहां पे 1 रुपए का टैक्स था सॉल्ट के ऊपर, विच वॉज टू हाई। ठीक है ना। सो इसके वजह से जो लोग हैं, कॉमन लोग हैं, इन लोगों ने इनके ऊपर सॉल्ट एजिटेशन कर दिया। ठीक है, फेस्ड विद अ पॉपुलर रिवॉल्ट, द गवर्नमेंट हैड टू विड्रॉ द एडिशनल सॉल्ट टैक्स। वो जो एडिशनल सॉल्ट टैक्स था, 50 पैसे से 1 रुपी जो किया था, उसको वापस से उन्होंने 50 कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट इज वहाबी मूवमेंट। तो ये वहाबी मूवमेंट के बारे में हमने कल भी पढ़ा था।
है ना, सोशल रिफॉर्म्स में, इसमें थोड़ा डिटेल में। सो वहाबी रिवॉल्ट क्या था? तो इट वाज बेसिकली इस्लामिक प्यूरिफिकेशन मूवमेंट फाउंडेड बाय सैयद अहमद ऑफ रायबरेली यूपी, who who was inspired by the teachings of अहमद वहाब ऑफ सऊदी अरेबिया एंड शाह वाउलिया ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये जो है स्टार्ट किसने किया? सैयद अहमद ने। सैयद अहमद कहाँ का है? रायबरेली का। किससे इंस्पायर हुआ था? ये अब्दुल वहाब से इंस्पायर हुआ था, जो कि सऊदी अरेबिया के वो है, वन ऑफ द प्रीचर्स है। तो ये अब्दुल वहाब से इंस्पायर हुए थे, इसलिए इसको वहाबी मूवमेंट बोलते हैं। और शाह वाउलिया ये जो है ये दिल्ली में थे। तो इन दोनों से जो इंस्पायर होकर उन्होंने ये प्यूरिफिकेशन मूवमेंट या वहाबी मूवमेंट स्टार्ट किया। तो Sayyid Ahmad condemned the Western influence on Islam and advocated a return to pure Islam and society as it was in the Arabia of Prophet's time. तो वो चाहते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे जिस तरीके का इस्लाम था वो प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम वापस से हम लोग फॉलो करने लग जाए। इंडियन मुस्लिम्स जो है थोड़ा सा वेस्टर्नाइज हो रहे थे। ठीक है, तो सैयद अहमद वाज अक्लेम्ड एज द डिजायर्ड लीडर और इमाम। A countryside organization with elaborate secret code was set up, and Sindhana in the northwestern tribal belt was chosen as a base for the operations. तो सिंथाना एक नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न मतलब पाकिस्तान वाले एरिया में सिंथाना नाम की एक जगह थी। वहां पे इन लोगों ने जो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी, जहां से ये लोग ऑपरेट कर रहे थे। इंडिया वाला जो पार्ट है आज का, जो हमारा मेनलैंड इंडिया है, वहां पे जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर था वो था पटना। पटना से ऑपरेट करते थे। एज इट हैड इट्स मिशन इन हैदराबाद, मद्रास, यूपी, बॉम्बे एक्सेट्रा। ये सारे एरियाज में ये लोग ऑपरेट करते थे, बट इंडिया में पटना वाज इंपॉर्टेंट। एंड नॉर्थ वेस्ट में जो लाहौर वाला साइड है, लाहौर हो गया, ठीक है, मुल्तान हो गया, ये सारे एरिया में सिंथाना नाम का उनका एक और सेटअप था, जहाँ पे सीक्रेट सोसाइटी उन्होंने बनाई थी। दे वांटेड टू कन्वर्ट दारुल हरब, दैट इज लैंड ऑफ कायोस, ठीक है, लैंड ऑफ काफिर, ठीक है, टू लैंड ऑफ इस्लाम, दैट इज दारुल इस्लाम। ठीक है, सो फॉर दिस दे हैड जॉइंड अगेंस्ट द ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरीज एक्सेट्रा। तो इंडिया में जो ब्रिटेन थे, ठीक है, उनके खिलाफ लड़ लिया इन्होंने। जो इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज थी, जो यहाँ पे लोगों को कन्वर्ट कर रही थी क्रिश्चियनिटी में, उनके खिलाफ उन्होंने जो है जिहाद डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, सो जिहाद का मतलब एक्चुअल टर्म्स में जिहाद का मतलब होता है रिलीजियस वॉर। ठीक है, बट जिहाद को ओल्डन टाइम्स में बहुत बुरे तरह से यूज किया करते थे। ठीक है ना, अगर कोई लड़ने से मना कर देता मुसलमान, तो उनको जो है जिहाद का पाठ पढ़ाते। ठीक है ना, कि क्या तुम जिहादी नहीं बनना चाहोगे, क्या तुम भगवान के पास वापस नहीं जाना चाहोगे। ठीक है, ऐसे करके जो है जिहाद के नाम से गलत गलत पढ़ाकर लोगों को ब्रेन वॉश करके जो है पुराने टाइम पे इन लोगों ने बहुत सारे जिहाद लड़े थे। ठीक है, बाबर भी उनमें से एक है। बाबर ने भी इंडिया के ऊपर अटैक किया था जिहाद के नाम से। ठीक है, तो वहां भी प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, तो सारे के सारे मुसलमानों में इन्होंने एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स भर दिए थे। A series of military operations in 1860s and several other cases against the Wahhabis destroyed of their Sinthana base weakened their Wahhabi resistance। तो 1860 में उनके ऊपर बहुत सारे अटैक हुए ब्रिटिश द्वारा, और बहुत सारे वहाबियों को पकड़ लिया था। ठीक है, जिसके कारण, और इनका जो सिंथाना का जो बेस था, ठीक है, ये लाहौर और उन सब के पास, वो बेस को भी इन्होंने खराब कर दिया था। किसने? ब्रिटिश ने। स्मॉल एनकाउंटर्स कंटिन्यूड इन 1880s एंड 1890s, बट मोर और लेस वो बंद हो गया था। ठीक है, नाउ द पीसेंट्स रिवॉल्ट। पीसेंट्स जो थे, ठीक है, हमारे देश के जो जमींदारों के अंडर में काम करने वाले पीसेंट्स थे, उन लोगों के भी दो तीन रिवॉल्ट से इंपॉर्टेंट है। एक है पागल पंठीर। ये जो पागल पंठीर है, ये हमारे बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हुआ था। तो बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में एक हाजोंग और एक गारो, ऐसे दो ट्राइब्स है। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गारो खासी एंड जंटिया हिल्स। गारो खासी एंड जंटिया हिल्स इन द मेघालय साइड। तो वो जो गारो खासी एंड जंटिया हिल्स वाला मेघालय साइड में जो ट्राइब था, उसमें से ये गारो है। ठीक है, तो हाजोंग एंड गारो ट्राइब्स, ठीक है, ये जो है ये बंगाल के अपर पार्ट ऑफ बंगाल में ये ट्राइब्स थे, जिन लोगों ने जो है पागलपंथी रिवॉल्ट स्टार्ट किया था। तो इनके जो लीडर थे उसका नाम था टीपू शाह। टीपू सुल्तान नहीं, टीपू शाह। ठीक है, तो पागलपंथी रिफ्यूज टू पे टैक्सेस अबाउट अबव अ सर्टेन लेवल। तो वहां के जो जमींदार थे, वो उनसे जो है मतलब एक साल कुछ मांगते, अगले साल डबल मांगते, तीसरे साल और ज्यादा मांगते। तो इन लोगों ने बोला बस हो गया, बहुत टैक्स दे दिया हमने, एक लेवल के ऊपर हम टैक्सेस नहीं पे करेंगे। तो जब जमींदार ने बोला कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, तो इन लोगों ने जमींदारों को अटैक कर दिया। ठीक है, तो वॉलेंटली जो है ये रिप्रेस किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है ना, क्योंकि जो जमींदार थे वो लोग तो ब्रिटिश के लिए काम कर रहे थे, इसलिए ब्रिटिश जो है इसमें पड़ी, और उन लोगों ने इसको वॉलेंटली सप्रेस किया। सो इसमें कौन से ट्राइब्स है? हाजोंग एंड गैरो ट्राइब्स। ठीक है ना, लीडर कौन है? टीपू शाह है।
ठीक है ना। कहाँ हुआ था ये हुआ था बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट में। इसके बाद है फरेजी रिवॉल्ट। फरेजी रिवॉल्ट हमने कल देखा था, वहाबी रिवॉल्ट जैसा ही एक और रिवॉल्ट। फरेजी रिवॉल्ट इनफैक्ट बाद में जाकर वहाबी रिवॉल्ट के साथ मर्ज हो गया था। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? सैराट अल्लाह ने। सैराट अल्लाह इज एक्चुअल लीडर, बट सैराट अल्लाह का जो बेटा है, ठीक है, दादू मियाँ, कल पढ़ा था हमने। दादू मियाँ जो है, इसने जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था फरेजी रिवॉल्ट में। ठीक है, तो मुस्लिम सेक्ट इन ईस्टर्न बंगाल, लीडर है इसके सैराट अल्लाह। सैराट अल्लाह ने स्टार्ट किया था इस रिवॉल्ट को, बट उसको लीड किया दादू मियाँ ने। द मेन एम was to expel the British intruders and to restore the religious and political policies of the past। ठीक है ना, तो ये दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश थी। ऑल्सो सपोर्ट द कॉज ऑफ टेनेंट्स अगेंस्ट द जमींदार। ठीक है, तो जमींदार के लैंड पे जो लोग टैक्स भरते थे उनको टेनेंट्स बोलते थे। ठीक है ना, तो जमींदार तो बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज करते थे उनके ऊपर। ठीक है, तो इस चीज को जो है इन्होंने उसके अगेंस्ट में ये लोग खड़े हुए। ठीक है, तो लेटर इट वाज मर्ज्ड विद द वहाबी रिवॉल्ट। ठीक है, तो वहाबी मूवमेंट के साथ के बाद में मर्ज हो गया। तो दादू मियाँ किसके साथ एसोसिएटेड है? फरेजी रिवॉल्ट के साथ। ठीक है, इसके बाद तीन ट्राइबल रिवॉल्ट है, एक कोल है, एक हो एंड मुंडा है, और एक शौताल है। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले कोल रिवॉल्ट। अब सबसे पहले ये रिवॉल्ट हो कहाँ रहा है उसका एरिया देख लो। ठीक है, ये इसका एरिया जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये है हमारा प्लेटू रीजन। ठीक है, एज यू कैन सी ये प्लेटू रीजन है। हमारे इंडिया में प्लेटू रीजन को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स छोटा नागपुर प्लेटू तक है। ठीक है, तो जिसमें आपका अरेवली आता है, जिसमें मालवा प्लेटू आ गया, फिर विंध्या और ये विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज आ गया। ठीक है, बुंदेलखंड प्लेटू आ गया, बाघेलखंड प्लेटू आ गया, छोटा नागपुर प्लेटू आ गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेटूज है, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर। ये फोर प्लेटूज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स। इसके बाद नीचे जो है, दिस होल एरिया बिलोंग्स टू डेक्कन ट्रैप। ठीक है, जिसको हम लोग डेक्कन प्लेटू भी बोलते हैं। तो ये डेक्कन प्लेटू है। डेक्कन प्लेटू का एक नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन भी है, जो कि यहाँ पे गैरो खासी और जंटिया हिल्स है। ठीक है, सो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू डेक्कन ट्रैप। ठीक है ना, तो ये सेंट्रल हाईलैंड्स छोटा नागपुर प्लेटू तक है। और ये जो डेक्कन ट्रैप है ये जाता है अपना गैरो खासी और जांटिया हिल्स, जो कि इधर है, दिस एरिया। ठीक है, ये पूरा डेक्कन ट्रैप में आता है। तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे इन ज्योग्राफी। अभी फिलहाल के लिए जो आपको एरिया जानना है वो है छोटा नागपुर प्लेटू वाला एरिया। ठीक है, सो ये जो छोटा नागपुर वाला एरिया है, ये छोटा नागपुर एरिया में क्या है? तो ये जगह जानी जाती है मिनरल्स के लिए, बहुत ज्यादा भरे भरे मिनरल्स है यहाँ पे। यहाँ पे ही ये जो नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहा है, दिस इज राजमहल हिल्स। ये जगह के बारे में आपको अभी हम लोग पढ़ाएंगे, हम देखेंगे। ठीक है, तो छोटा नागपुर वाला जो एरिया है, इस एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे रांची। ठीक है, रांची आज जो है झारखंड में पड़ता है। ठीक है, रांची हो गया, शिरभूम हो गया, मनभूम हो गया। तो शिरभूम, मनभूम, रांची, राजमहल हिल्स। ठीक है, तो ये सारे जो जगह है ये सब छोटा नागपुर प्लेटू हिस्से में। ठीक है, तो यहाँ पे शावताल ट्राइब्स, ठीक है, मुंडा ट्राइब्स, ठीक है, उसके बाद ये कोल ट्राइब्स, ये सब ट्राइब्स इधर को ही बिलोंग करते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू को। ठीक है, सो दे बिलोंग टू बिहार, झारखंड, बंगाल एंड उड़ीसा। ठीक है, तो ये जो सारा एरिया है, बिहार, झारखंड, बंगाल एंड उड़ीसा, ये सब में पाए जाते हैं ये सारे ट्राइब्स। कौन से? एक है मुंडा ट्राइब्स, एक है कोल ट्राइब्स, एक है शावताल ट्राइब्स, एक है HO, हो एंड मुंडा। ठीक है, ऐसे दो ट्राइब्स है। ठीक है, हो एंड मुंडा। ये सब जो है छोटा नागपुर प्लेटू को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो कोल अलोंग विथ अदर ट्राइब्स एंड inhabitants ऑफ छोटा नागपुर, दैट इज रांची, शिरभूम, हजीराबाग, पालमाऊ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ मनभूम, ये सारे एरियाज जो है छोटा नागपुर प्लेटू के। ट्रबल स्टार्टेड विथ लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम कोल हेडमैन टू आउटसाइडर्स। अब देखो, जो कोल वाले जो लोग है ना, दे बिलोंग टू ST कैटेगरी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है ना, ये कोल हो गया, मुंडा हो गया, शावताल हो गया, ये सब STs है। ठीक है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ये लोग। तो ये जो कोल्स थे, ये लोग
कोई दूसरे धर्म के लोगों को, ठीक है, कोई दूसरे धर्म के लोग मतलब जो भी कोल से बाहर है, ठीक है, कोल से बाहर मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सारे के सारे इनके लिए आउटसाइडर्स है, ठीक है ना, ये अलग देश के हैं। इनके लिए देश मतलब हमारे जो खुद के ट्राइब्स है जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है ना, तो कोल ट्राइब, ठीक है, ये मुंडा ट्राइब, ये सबको जो है वो लोग अपना मानते थे। लेकिन ये जो बाहर के लोग हैं, जो मॉडर्न लोग हैं, हिंदूज हो गए, सिख हो गए, मुस्लिम्स हो गए, फार्मर्स, मनी लेंडर्स, ये सब जो है आउटसाइडर्स है। तो क्या है कि गवर्नमेंट ने ये सारा जो एरिया था, जो जंगल वाला एरिया था, सारे जंगल वाले एरिया को गवर्नमेंट ने बोला ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अब इस गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को ये लोग अपने जमींदारों को, मनी लेंडर्स को, फार्मर्स को, इन सबको जो है ये ट्रांसफर करते थे, ठीक है। तो ये जब लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम दिस द क्या बोलते हैं जंगल एरिया और द फॉरेस्ट एरिया, व्हेन दे वर ट्रांसफर टू द आउटसाइडर्स ऑन अ लार्ज स्केल, एट दैट टाइम द कोल रिबेलियन और अ कोल म्यूटिनी हैपेंड, ठीक है। तो ब्रिटिश जुडिशियल एंड रेवेन्यू पॉलिसीज बैडली अफेक्टेड देयर ट्रेडिशनल सोशल कंडीशंस ऑफ द कोल, ठीक है। तो इनके जो जुडिशियल और रेवेन्यू पॉलिसीज थे, इससे उनका जो ट्रेडिशनल वो था, कल्चरल वो था, वो सब वैल्यूज नष्ट हो गया। सो कोल रिसेंटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ बूढ़ो भगत, ये जो बूढ़ो भगत है ये कोल के हेड है, ठीक है, कोल म्यूटिनी के हेड है, ये नाम याद रखना, बूढ़ो भगत, ठीक है। सो कोल्स वेर कोल्स किल्ड एंड बर्न द थाउजेंड्स ऑफ आउटसाइडर्स, ठीक है, आउटसाइडर्स मतलब जो बंगालीज थे वहां पे, ठीक है, जो बिहारी थे, ठीक है, जो वहाँ के उड़ीसा के लोग थे, जो वहाँ पे अंग्रेज थे, इन सबको वो लोग आउटसाइडर ट्रीट करते थे। इन सबको जो है उन्होंने जिंदा जिंदा जला दिया था, ठीक है ना। तो ये अचानक से रात को घर जाते थे उनके और पूरे पूरे बस्ती को आग लगा देते थे, ठीक है। सो इस तरीके से जो है इनको रोकना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि रात में ऑपरेट करते थे और ये जगह इनके लिए बहुत अच्छी थी, मतलब इनको पूरा नोन था, ये सारा का सारा जो जंगल है, इट वॉज नोन टू देम, इसलिए इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो फाइनली लेकिन जो है ये ब्रिटिशर्स ने ऑपरेशंस किया वहां पे और बाद में पीस रिस्टोर हो गई और इन लोगों को रोक दिया गया। तो इस मूवमेंट को लीड किसने किया? बूढ़ो भगत ने। किसके खिलाफ था ये? आउटसाइडर्स, एनी काइंड ऑफ आउटसाइडर, ठीक है, बंगालीज, इट इट इंक्लूड्स हिंदू, सिख, मुस्लिम, एवरीवन, ठीक है। तो मेन रीजन क्या है इसका? द फॉरेस्ट एरिया was declared as government property and those areas were transferred to this people outsiders, जिसके कारण ये उनके घर घर जाकर पूरे बस्ती बस्ती में आग लगा देते थे। नेक्स्ट इज हो एंड मुंडा अपराइजिंग। तो ये जो है राजा ऑफ परहाट, राजा ऑफ परहाट मतलब सिरभूम में, जो कि आजकल झारखंड में है, इस एरिया के ट्राइब्स जो है इनको इकट्ठा किया था राजा ऑफ परहाट ने। तो ये जो हो ट्राइब्स है, ये हो ट्राइब्स इनके पास जैसे पैक्स थे ना, गजपति किंग के पास जो है एज अ मिलिट्री मिलिट्री लीडर्स का काम करते थे, वैसे हो ट्राइब जो है राजा ऑफ परहाट के पास मिलिट्री लीडर्स का काम करते थे, ठीक है ना। सो प्रोटेस्ट हुआ फॉर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फार्मिंग पॉलिसीज एंड एंट्री ऑफ बंगालीज इनटू देयर रीजन, ठीक है। तो न्यू इंट्रोड्यूस फार्मिंग पॉलिसीज के तहत जो है ये हो गया था वहां पे, क्या बोलते हैं, इंडिगो, इंडिगो जो है आपको 3 काठिया जगह पे, ठीक है, आपके पास अगर 20 काठा जमीन है, उसके 3 काठे जमीन पे आपको जो है इंडिगो उगाना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है इतना पोर्शन ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस जो है आपको अंग्रेजों को इतने ही दाम में बेचना है, इससे ज्यादा दाम में आप बेच नहीं सकते और अंग्रेजों के सिवा किसी और को बेच नहीं सकते, ठीक है ना। सो ये जो न्यू फार्मिंग पॉलिसीज उन्होंने लगाई थी और जो बंगालीज उनके रीजन में एंटर कर रहे थे, इससे ये हो वाला जो ट्राइब है ये बहुत ज्यादा नाखुश था, ठीक है ना। सो राजा ऑफ परहट के अंडर में रहते इन लोगों ने जो अटैक किया, बट दिस रिवॉल्ट वाज क्रश्ड इन 1827, अंग्रेजों ने इसको क्रश कर दिया। लेटर ऑन करीब 4 साल बाद, ठीक है, ये रीजन में हो और मुंडा दोनों ट्राइब इकट्ठा हो गए और इनको लीड किया बिरसा मुंडा ने। तो बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, हो और मुंडा इन दोनों को लीड किया और छोटा नागपुर प्लेटू जो है इस बिरसा मुंडा ने रिकैप्चर कर लिया। तो बिरसा मुंडा का जो है एक स्टैचू अभी वहां पे बनवाया गया है, ठीक है, लास्ट ईयर 2021 में बिरसा मुंडा का स्टैचू बना था उधर छोटा नागपुर प्लेटू में। सो मुंडास क्लेम छोटा नागपुर टू बी देयर रीजन इन 1879। और इस साल जो अपना 26 जनवरी का जो टबेल्यू होता है ना, रिपब्लिक डे परेड में, उसमें बिरसा मुंडा का स्टैचू जो है वो किया गया था, इस साल का टबेल्यू था यहाँ से झारखंड से। So Mundas claimed the Chota Nagpur plateau to be their own region in 1879 and they recaptured this area. British armed forces were deployed and Birsa was captured and imprisoned. ठीक है, तो बिरसा मुंडा को इन्होंने पकड़ लिया, ठीक है। तो ये है हो एंड मुंडा रिवोल्ट, ठीक है। इसके बाद शावताल रिवोल्ट। ये शावताल रिबेलियन इसलिए हुआ था क्योंकि इनका जो जगह था,
ठीक है, इनका जो राजमहल हिल वाला जो एरिया था, इसके ऊपर ये लोग वास करते थे। तो राजमहल हिल जो है वहां से इनको हटा दिया गया था। ठीक है, दे वर रिमूव फ्रॉम दैट एरिया, दे वर डिस्पोजिशन फ्रॉम देयर ओन लैंड एंड ऑल दिस एरिया बिलोंग टू द गवर्नमेंट नाउ। ठीक है, तो अंडर सीधू एंड कानू, ठीक है, अंडर सीधू एंड कानू द शौताल रिबेलियन टुक ऑफ अगेंस्ट द जमींदार्स। तो ये जो रिबेलियन हुआ था किसके खिलाफ हुआ था? जमींदार के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके मेन एरिया से उनको भगा दिया था। शेरभूम, मनभूम, छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, राजमहल हिल, ये सारे एरिया इनके अंडर में था, वहां से इनको भगा दिया। स्लोली द रिबेलियन टर्न एंटी ब्रिटिश एंड टू ब्रदर्स वांटेड टू एंड द कंपनीज रूल इन इंडिया। तो ये जो दो भाई है, शिदू और कानू, इन लोगों ने जो है मिलके कंपनी के रूल को पूरी तरह से खत्म कर देने की सोची। दे क्लेम द एरिया बिटवीन भगलपुर एंड राजमहल हिल। राजमहल हिल और भगलपुर के बीच का जो एरिया था, उसको उन्होंने ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे ना तो कोई दूसरे किसी का रूल चलेगा, ना तो ब्रिटेन का रूल चलेगा। ये एरिया हमारा है और हम इस जगह के जयकांत छिकरे। ठीक है, तो भगलपुर से राजमहल हिल के बीच का जो एरिया था, उसको उन्होंने ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर दिया। वहां पे जो भी गया उन सबको मार दिया। ठीक है, तो 1857 1856 में ये जो रिबेलियन है ये पूरी तरह से सप्रेस कर दी गई। ठीक है, सो व्हाट वाज द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा? इसमें से वर्किंग एरिया कौन सा है बिरसा मुंडा का? छोटा नागपुर प्लेटू में कौन सा आ रहा है? रांची? यस। नेक्स्ट, हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ शौताल्स? शिदू एंड कानू? Who among the following was the leader of Farazi rebellion? फैराजी का लीडर कौन? दादू मियां? ओके। पागलपंथीर was indeed a rebellion of गैरो, हजोंग और गैरो, है ना, दो थे, तो इसमें हजोंग नहीं है, तो इसमें सिर्फ गैरो है। चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इन इंडिया वाज पटना। ठीक है, इंडिया वाले पार्ट में पटना था। द थीम ऑफ बंकिम चंद्रस फेमस नॉवल आनंद मठ वाज बेस्ड ऑन सन्यासी रिवॉल्ट। ओके। हु इज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी। ग्रेट। सो इससे खत्म हुए हमारे सारे रिवॉल्ट्स बिफोर 1857। ठीक है, सो अब इसके बाद क्या बचा है हिस्ट्री में? इसके बाद विल बी सीइंग 1857 रिवॉल्ट टुमारो। ठीक है ना, ये हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, कल ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद पीरियड बिटवीन 1857 टू 1885, कांग्रेस फॉर्मेशन तक। इसके बाद कांग्रेस का जो दौर आएगा वो देखना है, जिसमें 3 पार्ट्स होंगे, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और गांधीयन। सो दिस इज लेफ्ट इन मॉडर्न हिस्ट्री, इतना पार्ट। ठीक है ना, सो टुमारो दिस विल गेट ओवर एंड नेक्स्ट वीक 3 days दिस 3 विल गेट ओवर। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री विल बी ओवर। ठीक है, उसके बाद हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी में हमारे क्या क्या बचे? प्रेसिडेंट बचा है, वाइस प्रेसिडेंट बचा है, देन अटॉर्नी जनरल, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन पार्लियामेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट। इतना बचा है हमारा पॉलिटी में, इसके बाद पॉलिटी खत्म। ठीक है, सो अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, और एग्जाम भी बहुत ज्यादा दूर है नहीं, तो इसीलिए क्या है कि अभी आप लोग जितना पढ़ लिया है ना, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। जितना बचा है उसको हम लोग क्लास में ही ऐसे कर लेंगे कि बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आफ्टर कवरिंग दिस यू कैन डायरेक्टली गो फॉर एग्जाम।
सो ये हो गया तो हमारा पॉलिटी खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री में वो 3 बचे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, इसके बाद हमें मेडिवल हिस्ट्री में 2 टॉपिक पढ़ने हैं, एक दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल। इससे मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एंशियंट के लिए 2 दिन रखेंगे, और वो 2 दिन में एंशियंट का, देखो एंशियंट बहुत ज्यादा वास्ट है, जितना हम कर सकते हैं वो हम 2 दिन में करेंगे। ठीक है ना, तो क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता नहीं है, जितना आता है वो 2-3 क्वेश्चन हम लोग इसमें जो 2 दिन में पढ़ेंगे वो उसमें से आ जाएगा। ठीक है, एंड देन विल टोटली फोकस ऑन ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी को हम लोग लास्ट का पूरा 1 महीना देंगे। तो इस मंथ के एंड तक टारगेट है कि हमारा ये सारा चीज यहाँ तक हो जाए, ताकि अगले महीने हम लोग ज्योग्राफी के ऊपर फोकस कर पाए। एक ज्योग्राफी और इंग्लिश, दिस इज फॉर द लास्ट मंथ। ठीक है, चलिए यही रुकता हूँ मैं, गले की हालत खराब हो रखी है मेरी।